अफवाज पाकिस्तान का किरदार इन इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मावनत करना है। हमने उनको सपोर्ट देनी है उन तमाम टास्क में जो उन्होंने हमसे मांगे हैं। जो छुआ हो रहा है ये इंतखाबात से कबल धांधली का एक हिस्सा है। एक अंसर तो ये है कि हमारी पार्टी के लोगों पर तमाम सूबों में कुछ लोगों को तरगीब दी गई और कुछ को धमकियाँ दी गई कि वो पार्टी वफादारी तब्दील करें या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब करें। 3 शिकायत नामों के साथ डेरा इस्माइल खान से कि वहाँ पर सिक्योरिटी इदारे के कर्नल साहब कर्नल मुगीज, सिंध में कर्नल आबिद अली शाह का नाम दिया गया है और सिंध बदीन में मेजर शहजाद का नाम दिया गया। ये प्री पोल रिगिंग की कड़ी है। मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स को पार्टी की लीडरशिप से बदजन किया जाए। कौन सा पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन था जिससे पहले किसी एक पार्टी ने या कुछ सियासतदानों ने ये ना कहा हो कि जी इलेक्शन जो है वो रिग हो गए हैं या हो रहे हैं या नेम एन इलेक्शन, वी आर इन टू इलेक्शन पीरियड। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अनफॉर्चुनेटली दूसरी पार्टीज को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। ये एक रूटीन है। जब आप हार्ट की सर्जरी कर रहे हों या ब्रेन की सर्जरी कर रहे हों तो जो छोटे छोटे बीमारियां होती हैं, ये जख्म होते हैं, आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर फौज मेन इशू से अपनी अटेंशन, अपना फोकस दूर करके साइड इश्यूज पे आ जाए जिसमें ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है, और शायद कुछ लोगों का ये मकसद भी है कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो इस तरफ से देखना बंद करके दूसरी तरफ देखना शुरू कर दें, तो वी हैव लर्न्ड, वी हैव इवॉल्व्ड। व्हाइल आई स्टैंड हियर एज स्पोक्सपर्सन ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, मेरे 4 कॉर्नर्स ऑफ नॉर्म्स हैं अदारे के, डिसिप्लिन के। मैं उस तरीके से बात नहीं कर सकता जैसे कि बाहर बात होती है। ये बातें कोई नई नहीं है और होती भी रही हैं, लेकिन टाइम ऐसा है कि अफवाज पाकिस्तान का फोकस क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं आपको फ़ोन करूं और आपको कहूं जी कि ऐसे कर दें और आप ऐसे कर दें? ये बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद साहब और उनकी जो टीम है वो पूरी तरह से मुलव्वस है। जो हमारे लोग तोड़े गए, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे शेर के निशान छुड़वाने के लिए उनका किरदार है और उनको जीत का निशान दिलवाने के लिए उनका किरदार है। उन लोगों को पार्टी छोड़ने पे मजबूर करने में उनका किरदार है। नाम लेना शुरू किया जनरल फैज़ का। जिस चीज़ पे नाम लेते हैं शायद वो जनरल, उनको पता ही नहीं है कि जनरल फैज़ के काम क्या हैं। जो आदि दहशतगर्दी की जंग है उसको अच्छे तरीके से करने में इस डिपार्टमेंट का, आईएसआई के विद इन इस डिपार्टमेंट का इतना रोल है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये सही भी हों तो ये 5% भी नहीं है जो कि वो अदारा और ख़ास तौर पर जनरल फैज़ का डिपार्टमेंट कर रहा है। इतने टेररिस्ट इंसिडेंट्स हमने अवर्ट किए तो वो ऐसे नहीं अवर्ट हो सकते, उसमें भी जनरल फैज़ का काम है। फौज के उन अफसरों को, उन जवानों को सलाम पेश करता हूँ, दिल की गहराइयों से सलूट करता हूँ, जो दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, जो दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जानें कुर्बान करते हैं, शहादत नोच करते हैं। हम सबको उनको सलूट करना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को सलूट करना चाहिए। तो ये तो एक इलेक्शन कैंपेन है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को मुलायन करने के लिए आप कर रहे हैं, और हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि वी नो कि हमने जाना किधर है। इस पॉलिटिकल प्रोसेस को पॉलिटिकल प्रोसेस के हद तक रहने दें। अफवाज पाकिस्तान का उस तरीके से इसमें कोई ना बेनिफिट है ना लॉस है। एट द एंड ऑफ द डे वोटर ने वोट करना है। जहां हमने इतना बर्दाश्त किया है 25 तक और बर्दाश्त करेंगे, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जैसे बाकी एलिगेशंस खराब हुई हैं ये भी होंगी। वेलकम बैक जी। एक तरफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की 2 बड़ी जो पार्टीज हैं वो काफी संगीन नौयत के जो इल्जामात हैं वो लगा रही हैं। प्री पोल रिगिंग के हवाले से भी उन्होंने बात की है। इसके अलावा कुछ और दीगर बातें भी जो हैं इन दोनों पार्टीज की जानिब से सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो उन्होंने कुछ इस तरह की वजाहत पेश की। जब उनसे प्री पोल रिगिंग के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है जिससे पहले धांधली के इल्जामात नहीं लगाए गए, तो इस दफा लगाए जा रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। फिर उन्होंने अपनी ड्यूटीज के हवाले से भी बताया कि किस तरीके से हमारे ऊपर जो ड्यूटीज दी गई हैं हमें वो किस तरह से हैं। सबसे बड़ी बात जो तासुर था ना वो ये था कि हमें ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग बड़े कामों पे हैं। जब दिल और दिमाग की सर्जरी करनी है तो छोटी छोटी बीमारियों की तरफ नहीं देखना। ये तमाम इल्जामात को यकसर रद्द किया है ISPR ने। तो मेहमानों से आपका तारुफ करवाएं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और बिलावल साहब की इस तमाम कैंपेन में उनके शाना बशाना और साथ साथ चलते रहे। फरीद रईस भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो ISPR की जो आज ब्रीफिंग थी उसको कवर कर रहे थे। सबसे पहले मुस्तफा नवाज खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको किस किस मकाम पर ऐसे लगा अब फरवतुल्लाह बाबर साहब के कहने से पहले कि वाकई इस तरह की कोई थर्ड ताकत है, या फौज की जानिब से 3-3 अफराद के नाम तक ले लिए गए हैं,
फरतुल्लाह बाबर ने। आपको कहां कहां ऐसा लगा कि आपको रोका जा रहा है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़िया है कि इस वक्त मुल्क में एक लाडले को इलेक्शन जिताने के लिए, उसके लिए राह हमवार करने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। हमारे सिंध के अंदर जो आज फरतुल्लाह बाबर साहब ने जिन लोगों के नाम लिए, वी कैन प्रोड्यूस दोज कैंडिडेट्स बिफोर एनी अथॉरिटी, और वो जाके उनके सामने टेस्टिफाई करेंगे कि इस तरह हमें बुलाया गया और इस तरह हमें प्रेशराइज किया गया। फिर आप वाकया देख लीजिए उसमें जो हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ, फिर जो मुल्तान में हुआ, तो ये हमारी सारी जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर ये शिकायत हमें जगह जगह मिली। हम कराची से शुरू हुए। कहते क्या है ये अफराद, कहते क्या है, किस तरह प्रेशराइज करते हैं, किस तरह वफादारी चेंज करने की बात करते हैं, ये बताएं। ओपनली ब्रेजनली बुलाकर अपने दफ्तरों में कहा जाता है कि आप अपनी पार्टी का टिकट वापस करें, आप अपनी वफादारी बदलें, ये तमाम चीजें ये उनको कही जाती हैं, और ये इलेक्टोरल प्रोसेस पे असरअंदाज होने के तरीके हैं। और किया किसी ने टिकट वापस की, किसी ने वफादारी तब्दील की, किसी ने, तो लोगों ने रेजिस्ट किया, लोगों ने कहा कि नहीं। और बल्कि एक जगह पर डीए खान में तो हमारे जो सिटिंग कैंडिडेट थे उन्होंने उनको, और एमपीए के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे से जो वहाँ पे उम्मीदवार है साबिक डिप्टी स्पीकर और हमारे जनरल सेक्रेटरी फैसल कुंडी, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो अगर फरतुल्लाह बाबर साहब एक सीनियर आदमी है और पार्टी का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, और अगर हमने इन 3 अफराद के नाम दिए हैं, तो हमने बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी सारे उसके चीज़ों को मद्देनजर रखे बगैर नहीं हमने नाम दिए। और इसमें देखिए, एक गुजारिश ये है कि अब इस वक्त जो इलेक्शंस का माहौल है, इस वक्त दुनिया भी देख रही है, और EU के मिशन यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर और दीगर मिशन मौजूद हैं जो इलेक्शन की जो सारी प्रोसेस है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे साथ जो मीडिया पे ब्लैकआउट हो रहा है, जो इस वक्त कवरेज का लेवल आप देखिए कि एक लाडले को दिया जा रहा है, इमरान खान को दिया जा रहा है, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो कवरेज नहीं दी जा रही। हमारी पूरी तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ब्लैकआउट कर दी जाती हैं, सेंसर कर दी जाती हैं। बिलावल भुट्टो साहब सेंसर्ड डेमोक्रेसी के ऊपर जो मीडिया को जो मुश्किलात दरकार है उनके ऊपर कब से बात करते आ रहे हैं। पूरी अपनी इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने इस चीज के ऊपर बात की, स्पेशली 5 जुलाई को, और वो किसी मीडिया ने नहीं दिखाई, किसी चैनल ने नहीं दिखाई। तो ये सारी तो मुस्तफा साहब, अब आपकी तरफ से हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी, किस तरीके से आप इन सारी चीजों को काउंटर करने वाले हैं आगे चल के? देखिए, इट इज फॉर ECP फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने पेश करते जाएंगे। इट इज फॉर ECP एंड देयर आर अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस कंट्री कि जो इन चीजों के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, और स्पेशली जब हमने बाय नेम ऑफिसर्स के नाम लिए हैं तो इट इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। और दूसरी जो चीज है वो जो मैं आपके तवज्जुह से अवाम के भी सामने लाना चाहता हूँ, आपके भी, कि एक चीज को आप देखिए कि जो आसिफ ज़रदारी साहब का अभी रिसेंटली जो केस ब्लो अप किया गया, किसी अखबार में आज शह सुर्खी है कि 30 अरब, किसी अखबार में शह सुर्खी है आज के 50 अरब, और किसी में शह सुर्खी है 70 अरब। लेकिन जो आज उन्हें FIA का नोटिस मौसूल हुआ, जिसकी कॉपी मैं आपको भेज भी सकता हूँ और शायद आपके पास हो भी, और उसके अंदर आप देखिए तो उनसे सिर्फ इतना सवाल किया गया है कि आप 1.5 करोड़ रुपए की ये ट्रांजैक्शन है, इसके बारे में बता दीजिए, कहाँ 1.5 करोड़ और कहाँ 30 अरब और कहाँ 50 अरब और कहाँ 70 अरब। नहीं, 30 अरब का पूरा स्कैम है ये, जिसमें 35 अफराद के नाम ECL में डाले गए हैं, जिन्हें शामिल तफ्तीश करने के लिए कहा गया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। क्या है FIA की तरफ से, वो नोटिस की कॉपी मैं आपको भेज देता हूँ अगर आप ठीक है, तो उसमें ये सवाल पूछा गया। और फिर दूसरी चीज कि आप फिर इस चीज को ज़हन में रखिए कि जुल्फी बुखारी को एक दिन में 5 मिनट के अंदर ECL से निकाल के बाहर जाने की इजाजत मिल जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब को 2 साल ECL में डाला ही नहीं जाता। आसिफ ज़रदारी साहब के खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, अभी इंक्वायरी का स्टेज है। और उनका मुस्तफा साहब ये बताइएगा कि अभी आप अकेले तो नहीं है जो इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, ऑब्वियसली नून लीग भी बहुत स्ट्रांगली इन चीजों के जो इल्जामात है वो लगाती भी नजर आती है, तो आपको लगता है कि उनके साथ भी यही कुछ हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है? आप उनकी बात को सेकंड करेंगे कि वाकई वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? देखिए, मैं इस मौके पे सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें, पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें कि उन्होंने किसको वोट करना है। अब अगर इस तरह एक ब्लेटेंट आपको बायसनेस नजर आए हर तरफ से, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के हक में, एक शख्सियत, सियासी शख्सियत के हक में, एक लाडले के हक में, तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल पैदा होते हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, मुस्लिम लीग नून शायद कह रही है और दीगर पॉलिटिकल पार्टी भी ये बात कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। अमार मसूद साहब तज़कियाकार हैं हमारे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अमार मसूद साहब, ऐसे मौके पर जब बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, इन खबरों को भी डेफिनेटली वो कवर कर रहे होंगे, जो चाहे लंदन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बोल रहे हो या फरतुल्लाह बाबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बोल रहे हो। आप कैसे देख रहे हैं लाडले वाला मामला? अब जुबान से आम हो रहा है।
जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल में देखिए, पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किसी भी मुल्क की फ़ौज उसके लिए बड़ा मुतबर्रक इदारा होता है। उसके ऊपर कोई बात आए तो वो गलत बात होती है। आज जब नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन से अपनी प्रेस ब्रीफिंग की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जो जवान लड़ता है सरहदों पे जाके, जो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, हमें उससे बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा एहतराम है। लेकिन जो आज DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, मुझे ज़ाती तौर पर वो सुनकर बहुत दुख हुआ। वो इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक थी, बहुत ज़्यादा वजाहती थी। इससे पता चलता है, एक तो ये है कि सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खाल इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया, इसका बहरहाल प्रेशर पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि पहली दफ़ा हमने देखा है कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी है कि जीप का निशान हमारा निशान नहीं है। लेकिन कुछ सवाल रह गए हैं। मसलन अगर आपका निशान नहीं है, इमरान खान का निशान नहीं है, पीपल्स पार्टी का निशान नहीं है, मुस्लिम लीग नून का निशान नहीं है, तो कहाँ से 161 लोगों को ये निशान मिल गया? फिर आज आपने मुल्तान ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे ना, ये फौज से पूछने वाला तो सवाल ही नहीं था, ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछने वाला सवाल था। DGISPR भी यही कह रहे हैं कि ये तो हमारी डोमेन ही नहीं है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है ना। देखिए, जब मुल्तान में इकबाल सराज कहते हैं कि मुझे मेरे दफ्तर में आ गए ISI वाले और उन्होंने मुझे मारा, थोड़ी देर बाद वो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे महकमा ज़राअत वालों ने ज़दोकोब किया। फिर फरतुल्लाह बाबर जो कह रहे हैं, नवाज शरीफ ने भी आज जनरल फैज़ का नाम लिया और आज DGISPR को भी उनके हवाले से एक्सप्लेन करना पड़ा। तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो शकूक को जन्म लेते हैं। हम में से कोई भी शख्स इस बात पर शक ना करता अगर हम उस मुल्क में ना होते जहाँ पर 3 दफ़ा मार्शल लॉ लग गया हुआ है। हमारी जितनी भी आज़ादी के बाद पाकिस्तान की उम्र है, उससे आधी उम्र हमारी मार्शल लॉ में गुजरी है। फिर जो जमहूरी अदवार गुजरे हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप सहाफ़त के तालिब इल्म हैं, उनमें भी आमरीत का साया किसी ना किसी तरह रहा। हर दौर में एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया गया और उस पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए अपने मफादात और अपने मकासद हासिल किए। आज का दौर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया हुआ है। इस दौर में बराह रास्त इंटरवेंशन नहीं हो सकती, मार्शल लॉ नहीं लग सकता। अब उसके बाद आपने इमरान खान एक ऐसा शख्स क्रिएट कर दिया जिसने वाज़े तौर पर बहुत दफ़ा हमारे इतने मुबारक इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाया। जब वो कहते थे कि अंपायर की उंगली खड़ी होगी, तो सारा पाकिस्तान जानता था उनका इशारा किसकी तरफ है। जब उन्होंने अपने नजरियाती कारकुनों को छोड़कर इलेक्टेबल्स वाला फार्मूला अपनाया, और वो इलेक्टेबल्स कहाँ से आए, उनकी लिस्टें कहाँ से आई, जब ये सारी बातें वाह होना शुरू हुई, तो इससे सब वाज़े तौर पे पता चल रहा है कि कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें जमहूरियत के इस अमल में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। अगर मार्शल इसको इस तरह से देखा जाए कि ये इसकी एक हिस्ट्री मौजूद है हमारे पास, ये कोई पहली दफा नहीं जो इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं। यशफीन जमाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, फरीद रईस भी मौजूद हैं, उनके दोनों सुबह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। यशफीन, वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है इसको, जो वजाहत दी गई है, क्योंकि मैं खुद भी देख रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो काफी जो सवालात हैं वो इसी हवाले से, प्री पोल रिगिंग के हवाले से या जो भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं उस हवाले से किए गए, क्योंकि सहाफी बहुत ज्यादा जो है वो इस हवाले से पूछना चाह रहे थे सवाल, और उन्होंने पूछे भी, मैंने देखा भी। तो आप क्या समझती हैं, मुतमईन कर पाए हैं DGISPR या वो वजाहती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया, क्या वजाहत वो एक्चुअली दे पाए हैं वो तमाम सवालात जो आप लोगों की जानिब से किए गए? अच्छा आयशा, ये बड़ा दिलचस्प है। वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उसको क्यों कह रहे हैं? पहली तो बात ये है कि जो कुछ DGISPR ने जिससे आगाज किया, जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट इनिशियली दी, उसके अंदर तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन क्या है, कैसे है, किस तरीके से पाक फौज कहाँ कहाँ डिप्लॉय होगी, क्या क्या जिम्मेदारियां पाक फौज के की डोमेन के अंदर आती हैं, सिर्फ उसके बारे में बताया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर फौज की जानिब से कुछ चीजों के ऊपर रिएक्शन ना आए तो कहते हैं कि देखा चुप करके बैठ गए, बिल्कुल क्योंकि दाल में कुछ काला है। अब फौज जब बोलती है और सिर्फ अपने रोल के ऊपर बात करती है तो कहते हैं कि वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज का दिन बहुत दिलचस्प है, और ये भी पूछे गए सवालों पे जवाब दिए ना,
नहीं बिल्कुल पूछे हुए सवालों के जवाब दिए गए। और दूसरी बात सलमान ये है कि आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग है। जो DGISPR हैं उन्होंने अपनी प्रेस टॉक के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, और वो ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या कोई ऐसा इलेक्शन है जिसमें जो गैर मकबूल जमात होती है वो ये शोर मचाती हुई ना नजर आई हो कि कोई धांधली हो रही है और बिल्कुल सच का खिलाफ काम कर रही है। मेरा ख्याल है उसके बाद अच्छा इसमें एक सलमान मुझे कुछ बात करनी है। जी 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 ऐड कीजिएगा। मुझे मुख्तसर सी बात और करना चाहिए, मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए कि नवाज शरीफ ने जो अपनी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है और उस पर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ कहा है, एक तो उस सवाल के अंदर मेरा ख्याल है उस सारी गुफ्तगू का जवाब है, और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को और PMLN को जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए और उनको वो नाम भी बताने चाहिए, उन जर्नैलों कर्नैलों के नाम भी बताने चाहिए जो 2008 में पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बाद में 2013 में जिन्होंने PMLN के लिए काम किया। मेरा ख्याल है फिंगर पॉइंटिंग बहुत आसान काम है, खुद एहतसाबी करने की हमें जरूरत है। जी अमार साहब, मिलान करने की कोशिश की जा रही है फौज के किरदार को। भाई मैं तो पहले से ये बात कहती हूँ। देखिए यशवीन ने बहुत हद तक मेरे सवाल का जवाब दे दिया जब उन्होंने कहा कि 2008 में भी कुछ लोग शामिल थे, उनके भी नाम आने चाहिए, 2013 में भी कुछ लोग शामिल थे किसी भी पार्टी के लिए, ये उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसका मतलब ये है कि बहरहाल कुछ ना कुछ लोग इस सारे प्रोसेस में शामिल होते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम इंसाफ की बात करते हैं, जब हम एक रोल अलग रखते हैं, मुझे बात खत्म करने दीजिए, जब हम एक रोल अलग खत्म करने की बात करते हैं उनके भी नाम दें हमारे जो पास उनके बहुत के सारी साथ ऐसी मिसालें हैं। ठीक है नहीं अमार साहब, हम पहली बात तो ये किसी भी इदारे को किसी भी शख्सियत को डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन अब हवा चली है ना। यशवीन जरा सवाल सुन लें, आप सबसे सवाल है, एवनफील्ड फ्लैट्स का केस फौज तो नहीं लेके आई थी ना, अल अजीजिया का केस फौज तो लेके नहीं आई थी ना, 35 अरब की जो नाजायज ट्रांजैक्शन हुई है जिसका प्रूफ सुप्रीम कोर्ट मांग रही है, वो फौज तो नहीं लेके आई ना। जवाब देने दी, फिर सबको इकट्ठा कर दें। मैं बिल्कुल आपको इस बात का जवाब देता हूं सलमान। इसकी बात का जवाब यह है कि एवनफील्ड फ्लैट्स का जाहिरा केस फौज नहीं लेके आई, लेकिन जनरल मुशर्रफ के केस का तो बहरहाल फौज के साथ ताल्लुक था। जनरल मुशर्रफ ने जब बाहर बैठकर ये स्टेटमेंट दी कि जनरल राहील शरीफ ने अदालतों पर दबाव डालकर मुझे मुल्क से बाहर भिजवाया, तो ये बात बहुत वाज़ेह हो गई है कि ये मुल्क किसके इशारों पे चलता है। जब जनरल मुशर्रफ के बैंक अकाउंट में $1 अरब का इंकशाफ हुआ और उन्होंने कहा कि किसी की जुर्रत नहीं है कि मेरे अकाउंट की तरफ एक नज़र डाले, तो हमें सिर्फ एवनफील्ड के फ्लैट ही नज़र आए या आसिफ जरदारी का 1.5 करोड़ या 3 अरब जितना भी नज़र आया। हम में से जिसमें मीडिया भी शामिल है, किसी की भी नज़र उस तरफ नहीं गई। पहली दफ़ा इलेक्शन के हवाले से ये बात बिल्कुल सही है जो यशवीन ने कही, और इस बात को DGISPR ने भी कहा कि जो पार्टी हारती है ट्रेडिशनली इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन ये इल्ज़ामात अमूमन जो है इलेक्शन के बाद लगाए जाते हैं। इलेक्शन से पहले अगर आप ऑफिसर्स के नाम लेना शुरू करते हैं और ये वो लोग हैं, फरतुल्लाह बाबर इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड पर्सन, इसके बाद अगर नवाज शरीफ नाम ले रहे हैं तो ये बड़े लीडर हैं ना, ये वो लोग हैं जिनको अवाम ने वोट दिया हुआ है, जिन्होंने फैसला करना है इस मुल्क के मुस्तकबिल का, जिनकी वजह से जमहूरियत चलती है, जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी की वजह से चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो इस तरह के खदशात बात कर ले प्लीज, जरा फरीद को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें, जरा थोड़ी बहस बढ़ जाए, थोड़ी बहस खुल जाए। जी फरीद आप रिस्पॉन्ड करें प्लीज। नहीं मैं एक लास्ट पॉइंट बस आपके पास दोबारा आ रहे हैं, वो ये है अमार साहब दोबारा आ रहे हैं। अब तक जो सूरत अमार साहब आपके पास दोबारा आ रहे हैं, फरीद को शामिल करना है गुफ्तगू में। जी अमार साहब का जुमला ले ले, मैं फिर आराम से मैं सिर्फ एक जुमला सिर्फ ये कहना चाह रहा था। देखिए जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, और आजकल के सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में चीज़ें छुप नहीं सकती। अब हमें आगे क्या करना है इस बात पर बहुत गौर करना चाहिए। अगर हम इसी नहज पे चलते रहे तो डेवस्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी भी मेरा तमाम लोगों को जो किसी ना किसी तरह इलेक्शन में स्टेक होल्डर है, मेरा उन तमाम लोगों को यही मशवरा है कि जो इलेक्शन में जो कुछ होना है, लोगों ने किसको मुंतखब करना है, किसको वोट देना है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ
सियासी कुव्वतों को करने दिया जाए। किसी भी लाडले को बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका। फरीद, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी इस सारे मामले पर। क्या बॉडी लैंग्वेज थी, जो वजाहत दी गई, आपको लगता है कि वो ठीक थी? क्या जो तशनगी आप सहाफियों के अंदर मौजूद थी उसको सही तरीके से उसका जवाब दिया गया? आपने क्या महसूस किया? तमाम लोगों ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैं क्या जज करूंगा और मैं क्या बताऊं इस चीज के ऊपर। बॉडी लैंग्वेज आज सभी ने देखी, लेकिन मैं एक चीज के ऊपर बात करना चाहता हूं। आज जो जिस लाडले की बात हो रही है ना, और जो बात कर रहे हैं कि एक लाडले के लिए मैदान खाली है, तो 2008 का आप इंतखाब देख लीजिए। उस टाइम जरदारी साहब लाडले पहले 2013 में नवाज शरीफ साहब लाडले होंगे। अगर या तो आप मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए या फिर आप इंटरफेयर कर लीजिए, या तो मैं बात मुकम्मल कर लूं फिर इंटरफेयर बाद में आप कर लीजिएगा। माफी चाहता हूं फरीद। मैं बात ये कर रहा हूं कि क्या जो जमातें आज लाडले की सदाएं बुलंद कर रही हैं, क्या वो माजी में खुद लाडले नहीं रहे? क्या वो उन्होंने लाडले का किरदार अदा नहीं किया? और अगर नहीं भी किया, जो जमात ये भी कहती है कि हम बिल्कुल एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, क्या वो अब जाके उन्होंने लाडला बनने की कोशिश नहीं की? क्या अंडर द टेबल हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की? क्या कुछ नहीं हुआ? सेनेट इंतखाबात किस तरीके से हुए, कहां कौन कैसे लाडला बना? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये बात कह देना बहुत आसान है लाडला बनने की, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई, जब मुस्लिम लीग नून ये बात कह रही थी कि हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील हो रही हैं, उससे भी पहले आ जाइए जब कराची में MQM ये कह रही थी कि हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील हो रही हैं, भाई उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कहां थे? यहाँ पर रोकना पड़ा है। ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगी तो आपकी जो है वो शामिल करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज पर हमें जाना है, पेशावर में एक धमाका हुआ। एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद वापस हम इलेक्शन ट्रांसमिशन में वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हुई थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और प्री पोल रिगिंग के इल्जामात जो दो बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमातों की जानिब से लगाए जा रहे हैं। यास्मीन, आप कुछ बात करना चाह रही थी, प्लीज वो मुकम्मल कीजिएगा। जी आयशा, बिल्कुल वो अमार साहब, मैं वही कह रही हूँ, आज थोड़े ज्यादा जज्बाती हुए हैं। वो जो गुफ्तगू मैंने ये बात नहीं कही या कोई हतमी राय नहीं दी थी, मैं तो ये बात कर रही थी कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज आज जिनको ये सूट नहीं करी सिचुएशन, वो ये इल्जाम लगा रही है कि किसी को सपोर्ट किया जा रहा है या कुछ कुव्वतें हैं या कोई करनेल है या कोई मेजर है जो किसी फलाह पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर उन सियासी जमातों का इसका मतलब है वो ये कहना चाहती है कि कोई रोल हमेशा से इन इदारों का रहा है। तो फिर जब उनकी हुकूमतें आई थी और वो इक़्तिदार में आए थे, तो फिर वही इदारे उनको भी लेकर आए होंगे। अगर उन्हीं की बात को सच मान लिया जाए तो फिर उस सूरत में वो जुर्रत पैदा करें और वो ये बताएं कि उनको कौन लेकर आया था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कौन से कर्नल साहब से जिन्होंने बनवाई थी और PMLN की हुकूमत कौन से मेजर साहब से जिन्होंने बनवाई थी। फिर इस चीज का भी इंकशाफ उनको आवाम के सामने करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब तो वैसे ही आजकल बहुत सारी जुर्रत का मुजाहिरा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है यास्मीन, आपको पॉइंट आ गया। फरीद भी लगभग कुछ इसी किस्म की बात कर रहे थे। जी फरीद। देखिए, मैं उस वक्त बात कर रहा था, आपने ब्रेक चुके ले ली और मैं इसी चीज के ऊपर बात कर रहा था कि भाई बात ये कि जब आप आते हैं, जिस वक्त मैं राइट फ्रॉम ट्रैक बैक कर रहा था इस चीज के ऊपर, देखिए जो एनोनिमस कॉल्स हैं या जिनके नाम आ रहे हैं, मैं एक बात कहता हूं हमेशा से कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुल्क का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है बेसिकली वो बेस कर रहा है इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। और डेमोक्रेसी का हर कोई दाई भी है, हामी भी है और हर कोई ये चाहता भी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी चलता रहे और ये डिरेल ना हो। कराची से मैं बात कर रहा था, स्टार्ट मैंने किया कि जब MQM इस बारे में बात कर रही थी, जब वो चीख रही थी कि हमारे लोगों को दबाव डाल के PSP में लाया जा रहा है, उस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN क्यों ना बोली। जिस वक्त सिंध के अंदर नैब के छापे पड़ रहे थे और जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अताब में थी और इस वक्त पीपल्स पार्टी ने जब शोर मचाया, तब उस वक्त PMLN ने कहा कि जनाब इसका मुकाबला करे, इसका सामना करे, तब भी कोई बात नहीं हुई, तब भी सिर्फ पीपल्स पार्टी पे छोड़ दिया गया। ठीक है, जब बात निकलकर रुख मुड़ गया PMLN की तरफ और जब PMLN के ऊपर जब उस वक्त वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जनाब कि हमारे अरकान असम्बली को एनोनिमस कॉल्स आ रही हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी क्यों ना बोली। अब से कुछ दिन पहले तक जो कुछ भी PMLN के साथ हो रहा है उस पर पीपल्स पार्टी कुछ ना बोली। क्यों? उसकी वजह मैं बताता हूं। क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ये चाह रही थी कि जब तोपों का रुख हमारी तरफ से मुड़ के PMLN की तरफ आए और जब PMLN शोर मचाए उस वक्त हम तमाशा देखेंगे, उस वक्त हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। अब मामला यह हो गया कि अब यहां पे PMLN तो थी, अब पीपल्स पार्टी भी इस चीज के अंदर आ गई। अब पीपल्स पार्टी नाम भी दे रही है, नंबर भी दे रही है और बता भी रही है। अरे भाई, पहले से क्यों ना बताया? अगर बाकी कोई मेजर है, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है,
भाई नाम लेना, सब मिल के नाम लेना। और अगर दो पार्टीज को ये लग रहा है कि लाडला कोई है और दीगर पार्टीज को भी ये लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो किसी एक के लिए सेट किया जा रहा है, तो भाई साहब आए, खुल के बैठे, बात करें और कौम को एतमाद में लें। मैं एक बात कहता हूं, आज जिस तरीके से DGISPR की देखिए, जो कौम एतमाद करने को तैयार होगी हमारे साहब, कौम एतमाद करने को तैयार होगी जिस तरह के माजी में इल्जामात हैं, क्योंकि हमने तो देखा कभी ख्वाजा साद रफीक को किसी की कॉल नहीं आई, ख्वाजा आसिफ को कॉल नहीं आई, आबिद शेर को कभी कॉल नहीं आई। ये कंट्री साइड्स पे किसी बंदे को कॉल आई और बाद में पता चले कि उन्हें कॉल क्यों नहीं आई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या जिस तरह फरीद कह रहे हैं, जिस तरह फरीद कह रहे हैं कि एतमाद में लिया जाए। नहीं, सवाल किया ना, मैं नहीं कह रहा, मैं तो बात कर रहा हूं आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ये बात कह चुके थे कि मेरे अरकान असेंबली को कॉल्स आ रही हैं। अभी तक भी मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरे लोगों से वफादारियां तब्दील हो रही है। भाई बता दें, सब मिल बैठे और नाम निकाल दें कि कौन कौन आपकी वफादारियां तब्दील करा रहे हैं। देखिए, ये जी हमारे साहब सवाल किया ना कि मुझे फरीद की ये बात समझ नहीं आई अभी तक कि इन्होंने कहा कि लोगों ने नाम नहीं लिया। अब इससे ज्यादा क्या नाम लेंगे? आज जो नवाज शरीफ ने जो नाम ले दिया है, जिसके हवाले से DGISPR को भी वजाहत पेश करनी पड़ी है, पीपल्स पार्टी ने अफसरान के नाम बता दिए हैं। जाहिर वो साहबजादा हामिद पूरा उनका नाम है, उनका व्हाट्सएप पे जो चल रहा है। आज पिंडी में जिस तरह कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है, जो इकबाल सिराज ने नाम ले दिया है। अब कौन से नाम और सुनना चाह रहे? मैं नहीं कह रहा, नहीं बिल्कुल कर ले आपकी बात से, मैं नहीं कह रहा कि ये ठीक हो रहा है। बात मुकम्मल होने दें, दोनों को दोनों बैठ जाएं, सारी जमातें बैठ जाएं, एक साथ आ जाएं और मिलके सब कहें कि यार हमारे इन लोगों को ना ये लोग कॉल कर रहे हैं, अब आ जाए, बात कर लेते हैं कि जनाब इलेक्शन कराने। अगर मुझे मेरी बात का जवाब मुकम्मल करने देना, जज्बाती हो रहे हैं, कभी आप मेरी बात सुन ले, तसल्ली से सुन ले, फिर उसके बाद आप जो मर्जी कहते रहे। आपका अपना चैनल है भाई। देखें, अगर इस तरह के वाकयात इतने खुल्लम खुल्ला ना हो रहे होते पाकिस्तान की तारीख में, देख आप बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे और सहाफत के तालिब इल्म ही नहीं रहेंगे अगर आप ये बात कहेंगे कि हमारी फौज का सियासत में किरदार नहीं रहा। रहा है। जो यशीन का सवाल है कि कौन किसको लेके आया, ये भी पता होना चाहिए। भुट्टो साहब अयूब खान को डैडी कहते थे, नवाज शरीफ का बड़ा करीबी ताल्लुक था ज़ियाउल हक साहब के साथ। 2011 से पहले इमरान खान साहब की एक सीट थी, उसके बाद उनके साथ जो कुव्वतें मिली। धरना 1 के जो कैरेक्टर थे वो भी अब उनके नाम हर जगह लिए जा रहे हैं। कोई छुपे हुए किरदार तो नहीं है ना, यही लोग थे। हमारा सिर्फ इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है कि इस वक्त जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, और ये सिर्फ एक पार्टी की तरफ से इल्जाम होता तो शायद हम इसको कुछ और कह सकते। फरतुल्लाह बाबर इज ए वेरी वेल रिस्पेक्टेड पर्सन और जमहूरियत के लिए उनका बहुत ज्यादा काम है। वो भी कह रहे हैं, नवाज शरीफ भी कह रहे हैं, और एक ही बात कही जा रही है कि एक और लाडले को जितवाने की कोशिश की जा रही है। फिर दूसरा जो जीप के निशान वाली जो बात आ रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है अमार साहब हमें एक ताज़ा तरीन अपडेट शेयर कर रही है। अमार साहब हमें ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करनी है। पिशावर में ANP का कॉन्वॉय था, हारून बलोर साहब का एक कॉन्वॉय था, ANP के ये रहनुमा है और उस पर हमला हुआ है, बम धमाका हुआ है। अब तक इत्तला दिया है कि 4 अफराद शहीद हो गए जबकि 20 अफराद जख्मी। अस्पताल जराए कह रहे हैं कि जख्मियों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है, कुछ जख्मी क्रिटिकल भी है। इन्फॉर्मेशन आपको दे दी कि हारून बलोर साहब भी जो हैं वो इस धमाके के नतीजे में जख्मी हुए हैं। कहा जा रहा है कि अवामी नेशनल पार्टी की कॉर्नर मीटिंग थी और जो इतलात हम तक मौसूल हो रही हैं वो ये कह रहे हैं कि हारून बलोर साहब जो हैं वो शदीद जख्मी हैं इस धमाके के नतीजे में। जख्मियों में ANP के उम्मीदवार भी शामिल हैं, हारून बलोर साहब, और उनकी हालत कहा जा रहा है कि वो शदीद जख्मी हैं और ठीक नहीं है। 4 लोग अब तक इस धमाके के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 20 अफराद जो जख्मी हैं लेडी रेडिंग अस्पताल वहां पर पहुंचाया जा रहा है जख्मियों को, और वहां के मनासिर भी जो है इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। इस तरह की जो इंतखाबी मुहिम है आयशा, इंतखाबी मुहिम है, और 2013 में भी ANP की इंतखाबी मुहिम को KPK के अंदर बहुत ज्यादा निशाना बनाया गया था। और अब हारून बलोर है, ANP के रहनुमा है, इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में उधर मौजूद थे जहां धमाका हुआ है। 4 अफराद की शहादत जबकि 20 अफराद के जख्मी होने की इतलात है।
बिल्कुल, इसके साथ ही इस ट्रांसमिशन को यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। अपने मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करें। फरीद रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमार मसूद साहब, याशफीन जमाल साहबा मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात के वक्त और तज्जिए के लिए। इसके साथ ही फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल फिर बहुत सारी इलेक्शन से जुड़ी और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।